हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं, तो आज की इस क्लास में जिनका पेपर 28, 29, 30 दिसंबर या उसके बाद होगा, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस क्लास से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास पूरे 27 शिफ्टों पर आधारित होने वाला है। तो जिस हिसाब से इन 27 शिफ्टों में जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे आ रहे हैं, तो उसी तरह से आज की इस क्लास में एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका पेपर अभी होने वाला है, आने वाले शिफ्ट में होगा, तो इस क्लास को आप पूरी तरीके से देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा और आप इसी तरह से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर में, तो जिनका पेपर कल 27 दिसंबर के तीसरे शिफ्ट में रहा होगा, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यदि वो डेली का डेली क्लास करके गए होंगे, तो एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो कि क्लास उनको न मिला होगा। सारे क्वेश्चन क्लास से देखने को मिला था कल के तीसरे शिफ्टों में। तो अब भाई, जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में होगा, तो इस क्लास को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला पेपर में। अब आपकी बारी होने वाली है। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, उसी तरह आपके लिए भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? तो इसे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो ये मणिपुरी के लिए जाने जाते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। खजुराहो के मंदिरों की किसका एक शानदार उदाहरण है? बताइए, यानी किस शैली का एक शानदार उदाहरण है? तो खजुराहो के मंदिरों की वेसर शैली का एक शानदार उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? तो ये 985 ईस्वी में राजा बना था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। भगत सिंह और बीके दत्ता ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह और बीके दत्ता ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था? तो 1929 में बम फेंका था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो ये गुजरात राज्य की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो साथियों, किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी, वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया था? भारत के किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी, वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। पिंग पोंग शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, पिंग पोंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को।
अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री इनमें से कौन था? तो टोडरमल था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गिलियन फ्ली ने लिखी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भोजन, कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? बताइए, भोजन, कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का ये मेन फोकस था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। घुमुरा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? घुमुरा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। फ्लैंक शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, फ्लैंक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी खेल से संबंधित है फ्लैंक शब्द। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम था? स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम था? तो आंध्र प्रदेश नाम था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास आने वाली है। तो इसलिए डेली का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाना चाहिए। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? बताइए, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो रॉक एडिक्ट 13 ने भाई, ध्यान रखिएगा, इसने रूपांतरण को दर्ज किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कैप्टन की बात करें तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरे कौन थे? लाल शाह बुखारी थे। और तीसरे कैप्टन कौन थे? ध्यानचंद थे। ये तीनों ने भाई भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य 2024 34वीं किसे सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य में 34वीं किसे सम्मानित किया गया था? वो भी 2024 में, तो भद्रे दास स्वामी को दिया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य थे? दो राज्य थे, एक केरल था, एक उत्तराखंड था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो वर्ष 2016 में भाग लिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री राम संस्था मंदिर स्थित है? तो साथियों किस राज्य में सबरीमाला श्री राम संस्था मंदिर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के कैसा बहुमत चाहिए? ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन, इसके लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण, बिल्कुल सिंपल बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात राज्य में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? बताइए किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो भाई अकबर ने समाप्त किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था भाई 1679 में। यदि आप सभी सवाल पूछ देगा कि और मतलब कि फिर से किसने शुरू किया था जजिया कर को 1679 में, तो औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। और अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्का में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कामिनी है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। देखिए साथी, यदि आप सभी से कोई भी संगठन की पूछे पेपर में कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बिल्कुल आंख मूंद कर मुंबई पे क्लिक करना है। ठीक है, यदि आपको नहीं आता होगा, यदि आता होगा तो अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा, यदि आपको नहीं आता होगा तो आप चुपचाप मारकर मुंबई पे ऑप्शन पे क्लिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव वंश द्वारा बनवाया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 जो कि उत्तर में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 39 को। तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा किसके द्वारा किया गया था? तो ये चोल द्वितीय द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो शाहजहां ने किया था, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बताइए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसमें भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है,
बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो किसमें धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए, गुप्त शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी या धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दामोदर नदी बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो ऑप्शन आपका गौरीवंश बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बिल्कुल ऐतिहासिक था। चार्टर एक्ट 1833, ये भी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी था। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये ऐतिहासिक नहीं था कानून। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? यह एक पुस्तक है। तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है माई मैसेज फ्रॉम इंडिया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के शासक ने सबसे अधिक तक शासन किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? बताएंगे आप लोग। तो आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो ये भाई कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है गहीरमाथा अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कछुए के लिए फेमस है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी था।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। कंप्यूटर के 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। MS वर्ड पढ़ना है, दूसरा टॉपिक MS एक्सेल पढ़ना है, तीसरा टॉपिक आपको ईमेल पढ़ना है। यहीं से आपको 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से आप चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटाकर क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं? MS वर्ड 365 में किस कार्रवाई से आप चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटाकर क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं? तो कट का इस्तेमाल करके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर संचार का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर संचार का एक प्रकार नहीं है? जैसे चैट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो टेलीपैथी नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। MS वर्ड 2010 के बुलेट्स और नंबरिंग आइकन पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 210 के बुलेट्स और नंबरिंग आइकन पर जाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो होम टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बताइए। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, Ctrl+L है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, जब भी आप कंप्यूटर के सॉल्व को सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। MS वर्ड 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखला करने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या श्रृंखला करने के लिए किया जाता है? तो कॉन्केट नेट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन कॉन्केट नेट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। तो साथियों, रीजनिंग के सारे सवाल को देख लीजिए किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, एक निश्चित गुण भाषा में प्रिंट द कार्ड्स को CD, FM, PX और कार्ड्स फॉर सेल को NT, PX, YM लिखा जाता है। दी गई भाषा में कार्ड्स कैसे लिखा जाता है? तो आप सभी से सिंगल कार्ड से पूछा है, तो सिंगल कार्ड से पूछा है तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले आपका प्रिंट द कार्ड है तो कार्ड इसमें भी दिया है। दूसरा आपका कार्ड्स फॉर सेल है, यानी दोनों में कार्ड्स कॉमन है। इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा हमें। तो पहला कोड आपका CD, FM, PX है, दूसरा NT, PX, YM है। तो कौन सा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? PX देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि PX पहले दूसरे वाले में भी है और पहले वाले में भी है, यानी कार्ड का कोड क्या हो जाएगा? PX हो जाएगा कॉमन के हिसाब से। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। हमेशा याद रखिए, जब सिंगल आप सभी से पूछे, चाहे ना क्यों एक सिंगल अक्षर पूछे, क्यों ना एक नंबर पूछे, तो पहले आपको दोनों में कॉमन चेक करना है। कॉमन चेक करने के बाद यदि आपको कॉमन मिल गया तो समझिए उनके कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। ये भी सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, तो पहले आपको समीकरण को बनाना है प्रश्न के हिसाब से। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 42 देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है? भाग दिया है, तो गुणा की जगह भाग रख देते हैं। 3 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो माइनस की जगह हम गुणा रख देंगे। 16 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस रख देंगे। 9 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया भाई? प्लस का अर्थ कुछ नहीं, प्लस का अर्थ माइनस दिया है फर्स्ट लाइन में। ये समीकरण तैयार है। अब इसमें बॉर्डर में हम लगा सकते हैं। देखिए 3 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा? 14 या 42 होता है, यानी 14 गुणे 16 प्लस 9 माइनस 11। अब 14 गुणे 16 करना है हमें। 16 दहा में 160 होता है, 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 16 दहा में 160 और 64 कितना होगा? 60 और 64 होता है आपका 124, यानी 224 हो जाएगा। 224 यहाँ से प्लस 9 माइनस 11,
224 और 9 जोड़ी कितना आएगा? 24 36 3 33 यानी 233 माइनस 11 यानी 222। देखिए ऑप्शन में दिया होगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी सवाल हर शिफ्ट में आ रहे भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। औंस का संबंध किलोग्राम से, तो क्वाड का रिलेशन बताना आप सभी को। किससे होगा? पत्थर से, लीटर से, तरल से या औंस से? किससे होगा? औंस से किलोग्राम का रिलेशन कैसे है भाई? याद रखिए औंस जो होता है ना वजन की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि किलोग्राम से संबंधित है। तो इसी तरह क्वाड की वजन यानी तरल की सबसे छोटी इकाई का संबंध किससे होती है? लीटर से होती है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 43 48 46 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए भाई 43 48 46 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 49 है, 54 है और 52 है। ठीक देखिए 43 से 48 प्लस 52, 43 से 48 यानी प्लस 5 किया इसमें, 48 से 46 यानी -2 कर दिया। तो इसी प्रकार 46 में प्लस 5 कर देंगे तो 51 हो जाएगा, 51 में से 2 को माइनस कर देंगे 49 हो जाएगा, 49 में प्लस 5 कर देंगे 54 हो जाएगा, 54 में से -2 कर देंगे 52 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें लॉजिक +5 -2 +5 -2 +5 -2 का लॉजिक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 51 जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों इस तरह से जिस हिसाब से अभी तक 27 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ था सारे क्वेश्चन मैंने उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में आपके आने वाले शिफ्टों के लिए करा दिया है। और प्लेलिस्ट का सारे क्लास आप लगभग ×2 की स्पीड में देखकर चले जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में हूबहू मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। और यहाँ से जिनका पेपर अभी भी कुछ दिनों में होने वाला है, पेपर तो भाई 22 तारीख तक चलने वाला, 22 जनवरी तक, लेकिन कांस्टेबल का पेपर 6 को ही समाप्त हो जाएगा। तो जिनका एग्जाम अगले मंथ में होगा तो भाई वो मॉक टेस्ट लगा ले, रिवीजन कर ले, सारे क्वेश्चन को तैयार कर ले, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके का सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है और एक बात कि आप लोग एग्जाम डेट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आज 3 शिफ्ट आपका पेपर होगा, उसी के आधारित पर शाम को 7:30 बजे पूरे पेपर का हल आपको देंगे। ठीक है तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। पेपर का लेवल ईजी ही आ रहे हैं, कठिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।